हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखोटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर में क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वांटम नंबर सीख लिया था। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हर क्वांटम संख्या आपको क्या समझाती है। ठीक है, क्वेश्चंस करने से पहले एक पॉइंट और है जहां से क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कुछ समय पहले जिसे अपन बोलते हैं जीमान इफेक्ट, है ना, एंड स्टार्क इफेक्ट। पढ़ा था। जीमान इफेक्ट किसके लिए था, कौन से फील्ड के लिए था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए था। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइंस डिवाइड हो जाती है, उस इफेक्ट को, उस फिनोमेना को जीमान इफेक्ट बोला जाता है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में अगर ऐसा होता है तो इस इफेक्ट को स्टार इफेक्ट बोला जाता है। राइट। अब आप देखो, हमारे पास चार क्वांटम संख्याओं में से ऐसी कौन सी क्वांटम नंबर है जो जीमान इफेक्ट को एज वेल एज स्टार्क इफेक्ट को समझाते हैं। आसान भाषा में बोला जाए तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को समझा सकते हैं। जो भी हमारी स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी जो स्प्लिटिंग होती है उसको कौन समझा सकता है। जिसे अपन बोलते हैं कि एक लाइन दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो फाइन लाइंस में, 4-5 लाइंस में, है ना, इसमें डिवाइड हो जाती है, तो उनको कौन समझा सकता है। कौन सी क्वांटम संख्या है जो उसको समझा सकती है, तो उसको समझाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बोले क्यों, ऐसा क्या है इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, है ना। तो देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली अपन को बताता क्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको बताता है ओरिएंटेशन। जो सबशेल होता है उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, उसका 3D अरेंजमेंट कैसा होगा। तो अगर कोई एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है या जेड एक्सिस के अलोंग है ना, तो अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है या कोई भी ऐसी ब्रांचिंग है, जैसे आप देखो कि एक ऑर्बिटल यहां बन गया, एक ऑर्बिटल इधर बन गया, एक ऑर्बिटल इधर बन गया। कहने को तो सब एक ही जैसे दिख रहे हैं, लेकिन तीनों का 3D अरेंजमेंट जो है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा बाहर तो इसका इफेक्ट अलग होगा। यहां से इलेक्ट्रॉन अलग वे में बाहर आएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन अलग वे में बाहर आएगा। मतलब स्पेक्ट्रल लाइन को जब अपन को प्रोड्यूस करना होगा तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो अलग अलग सब शेल्स में प्रेजेंट है, अलग अलग ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है, तो इससे अपन लोग को हेल्प मिल सकती है। याद रखने का बढ़िया तरीका, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और मैग्नेटिक फील्ड से जो स्प्लिटिंग होती है उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो जनरली क्वेश्चन आज तक ऐसा ही पूछा गया है कि जीमान इफेक्ट को कौन सी क्वांटम संख्या द्वारा समझाया जा सकता है, या फिर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को कौन सी क्वांटम नंबर से समझा सकते हैं। तो स्प्लिटिंग दो वजह से हो सकती है, लेकिन अगर एक का रीजन समझ में आ जाएगा तो कौन सी है क्वांटम नंबर, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। ये पार्ट अपने पास एक्स्ट्रा अपन को पता होना चाहिए। अब अपन प्योरली क्वांटम नंबर्स पे क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। राइट, चलिए, ये वो पार्ट है जो अपन को एक्स्ट्रा अपन को पता होना चाहिए, है ना। कई बार डायरेक्टली ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। देखिए, अब देखिए किस तरह से अपन शुरू करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस का टफनेस या लेवल बढ़ाते जाएंगे। फॉर n इज इक्वल्स टू 4 कैलकुलेट। अब n तो आप जानते ही हो क्या है ना। सबसे पहला कैलकुलेशन क्या करना है, नंबर ऑफ सबशेल्स। सेकेंड क्वेश्चन, नेम ऑफ सबशेल्स। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सबशेल। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, इन द शेल। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा। अब देखिए एक बार, आपको सबसे पहले क्या बोला है, फॉर n इज इक्वल्स टू 4 सब शेल्स कैलकुलेट कीजिए। तो सब शेल्स हम सब जानते हैं कि कौन सी क्वांटम संख्या द्वारा, कौन से क्वांटम नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग सब शेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से कैलकुलेट करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट L, है ना। और इस L का फॉर्मूला क्या होता है, 0 to n-1। इसका मतलब हो गया 0 to 4-1, क्योंकि n का वैल्यू तो हमें 4 दे रखा है। यहां पे हो गया 0 to 3
अल्टीमेटली वैल्यू हो गया 0 1 2 और 3। एल की कितनी वैल्यूज आई हैं? 4 वैल्यूज आई हैं। तो इसका मतलब हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर? 4 सबशेल्स आर देयर। हाउ मेनी सबशेल्स आर देयर? 4 सबशेल्स आर देयर। उसका एक ट्रिक भी बताया था कि नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल्स टू द शेल नंबर। नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल्स टू द शेल नंबर, बताया था ये ट्रिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया। कम टू नेक्स्ट, नेम ऑफ द सबशेल्स। तो ये तो हम जानते ही है कि 0 जब भी आएगा एल का वैल्यू तो उसको बोलेंगे एस सबशेल्स, 1 आएगा तो पी सबशेल, 2 आएगा तो डी सबशेल और 3 आएगा तो एफ सबशेल, राइट। अब ये कौन से शेल से एसोसिएटेड है? 4 शेल से एसोसिएटेड है। तो यहां पे अपन लिख देंगे 4s, 4p, 4d और 4f सबशेल्स। नाम समझ में आ गया अपन को कि इनका नाम क्या लिखना है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सबशेल्स? 4s, 4p, 4d एंड 4f सबशेल्स। आई थिंक ये वाली बात अपन को क्लियर है। यहां तक अपना काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सबशेल, है ना। तो अब देखो हर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो उसकी कैलकुलेशन अपन लोग अब कर लेते हैं, राइट। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके लिए हमारे को यह पता होना चाहिए कि हर सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। याद रखना मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सबशेल we must know number of orbitals in each subshell। हर सबशेल के अंदर में कितने ऑर्बिटल हैं, अगर ये अपन को पता चल जाए तो अपन अपना काम कर सकते हैं। तो देखो ऑर्बिटल्स पता करने के लिए सबसे बढ़िया जो इसका काम है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज नथिंग बट डिनोटेड बाय स्मॉल m, और इस स्मॉल m का फॉर्मूला होता है -L2 + L। यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखो अपन एक बार इसका एक टेबल ही जनरेट कर लेते हैं, जैसे अपन को काफी सुविधा हो जाए, काफी इजी हो जाए अपना काम। यहाँ पे लिख देते हैं n, यहाँ पे लिख देते हैं l, n करस्पॉन्डिंगली हम लोग इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देते हैं m, राइट। n का वैल्यू तो एक ही है मेरे पास में 4, इसकी वैल्यू आ रही है 0 1 2 और 3, राइट। अब m की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा -1 0 और +1, यहाँ पे आएगा -2 -1 0 +1 और +2। इधर देखेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, यही तो वैल्यूज आएंगी, राइट। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, तो बस इतना ही पता करना है। तो ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो हमारे को क्या बताती हैं? वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। ये हमें क्या बताती है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है। अब देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 1, तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 1 2 3 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 5 वैल्यू आ रही है और यहाँ पे 7 वैल्यू आ रही है। अगर अपन इसको इजी बनाना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं ये 4s ऑर्बिटल है, ये 4p ऑर्बिटल है, ये 4d ऑर्बिटल है और ये 4f ऑर्बिटल है, राइट। अब देखिए 4s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, 4p में कितने होते हैं? 3, 4d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 और f में कितने होते हैं? 7। तो याद रखो इसका बढ़िया सिंपल ट्रिक है, बस आपको ये पता चल जाए ना कि s सबशेल है, सिमिलरली आपने कहा जी p सबशेल है, या आपने कहा d सबशेल है, या आपने कहा f सबशेल है, तो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? तो ये बड़ा ही सिंपल सी बात है, ऑर्बिटल्स वुड बी 1 3 5 एंड 7। कोई सा भी हो, चाहे यहां पर ये 2s हो 1s हो, कोई भी हो, अगर s सबशेल है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1 ऑर्बिटल होगा। ये याद रखना है अपन लोगों को, ठीक है। और ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो देखिए एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में 6, 5 ऑर्बिटल में 10 और 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ सकते हैं, राइट। टोटल की कहानी खत्म हो गई। तो अपन को पता चल गया कि हर सबशेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये अपन लोगों ने मेंशन कर दिया। अब अपन से पूछा जा रहा है कि भाई टोटल इस शेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 2n² पढ़ा है, n का वैल्यू कितना है? 4, तो यहां पे हो जाएगा 2
4 स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो भाई फोर्थ शेल के अंदर में 4s 4p 4d 4f ही तो है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आप इनको ऐड करके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 14 इज 32, तो भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। दोनों तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। मोर और लेस देखो इसके अंदर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिवन था, उस पे एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आई थिंक आपको ये बात समझ में आती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एल फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। देखिए बड़ा ही सिंपल सी बात है, ये मैंने यहां पर सिंबॉलिकल वे में लिख दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर फॉर शेल नंबर 3। शेल नंबर 3 का मतलब हो गया n = 3। अब अगर आपको बोला जाए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना है तो दिस इज 0 to n - 1, 0 to 3 - 1, so the values would be 0, 1 and 2. वैल्यूज वुड बी 0, 1 एंड 2। तीनों वैल्यू समझ में आ गए। आपको बोला था सिर्फ वैल्यूज लिखना है, देन योर क्वेश्चन कंप्लीट्स हियर। इसके आगे आपको नहीं जाना। आपको बोलता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ वैल्यूज, तो आप लोग यहां पे लिख रहे होते 3s 3p और 3d। आप सब जानते हैं कि l का वैल्यू 0 होता है तो कौन सा सबशेल होता है, 1 होता है तो, और 2 होता है तो कौन सा वैल्यू होता है, राइट। छोटे छोटे से क्वेश्चन इसके अंदर में से निकल के आते हैं। तो अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन लोग यहां पर, जिसमें अपन लोगों से पूछा जाएगा कि कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है और कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है वो पॉसिबल नहीं है। देखते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेट आपको गिवन है n = 0, l = 0, m = 1 और s = +r। दूसरा सेट आपको गिवन है n = 2, l = 1, m = 0, s = -½ थर्ड सेट आपको गिवन है n = 2, l = 0, m = 3, s = +r। फोर्थ ऑप्शन n = 3, l = 1, m = 0 and s = -½ आपको बोला गया है फाइंड विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। ऐसा कौन सा सेट है जो पॉसिबल है। देखो चेक करने का बढ़िया तरीका है, अगर आप इससे ही कैलकुलेट करोगे, कंपेयर करोगे तो सारी चीजें गलत हो जाएगी। अपन तो सिर्फ n का वैल्यू से शुरू करते हैं, n = 0। n = 0 का मतलब कोई शेल ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 0 शेल में रहे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पे आओ। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास में n = 2। बाकी की चीजें नहीं देखनी है। अब देखो l का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पर 0 और 1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 0 to n - 1, राइट। 0 और 1 है क्या? 0 और 1, हाँ जी। तो यहां तक की तो वैल्यू सही है। अब अपन को l = 1 के लिए फोकस करना है, 0 के लिए फोकस नहीं करना है, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में l, अब देखो m का जो डेटा होता है वो क्या होता है? -L to +L ना, राइट। तो इसका मतलब m का डेटा किस पे डिपेंड करेगा? l की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। आपको l की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 1। तो उसके करस्पॉन्डिंगली देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -1, 0 और +1, यही तो आएगा, राइट। अब आप देखो इन तीनों में से कोई वैल्यू मिल रहा है क्या? तीनों में से वैल्यू मिल रहा है हमारे पास में यहाँ पर, राइट। ठीक है, अब आप देखो कि 3 ऑर्बिटल बन गए, मतलब ऐसा कुछ बन गया होगा क्या? राइट, जिसका नाम भी मैंने आपको बताया था वैसे, है ना। वैसे अभी तो बस आप यही ध्यान रखो
कि ये क्या है, ये p सब शेल्स है। अभी अपन इसके जस्ट बाद जो लेक्चर करेंगे उसके अंदर में देखेंगे कि इनका नाम क्या होता है, इनकी शेप कैसे होती है, p ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, d ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है ना। चलिए अब देखो यहां पे आपको बोला है हाफ। पहली बात तो इसका नाम होता है -1, इसका नंबर होता है 0 और इसका नंबर होता है +1, यही तो है ना। -1 0 और +1, 0 वाले पे आ जाओ और यहां पे क्या लिखा हुआ है -हाफ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका डेटा है ना ये तो इसका मतलब चारों डेटा से हमें किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल रहा है, दैट मींस दिस इज पॉसिबल। ये साइड ऑफ क्वांटम नंबर क्या है, पॉसिबल है। चलो नेक्स्ट में देखते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो n इज इक्वल्स टू 2 है, राइट। तो अब देखो l का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 2 1, मतलब 0 एंड 1, ठीक है। अब अपने डेटा से चेक करो जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 0 है। तो अब 0 वाली वैल्यू से सॉल्व करना है, 1 से सॉल्व नहीं करना है। तो जब अपन इससे सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू सिर्फ 0 आएगी, क्योंकि -L2 + L होता है, तो -0 से +0 दैट मींस 0। यस, अब देखो m का वैल्यू कितना गिवन है, m का वैल्यू 3 गिवन है, मतलब आना तो चाहिए था 0, लेकिन यहां पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, केवल 0 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला केस भी गलत हो गया। अब आइए इधर, n इज इक्वल्स टू 3। अब n इज इक्वल्स टू 3 है तो l का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 1 और 2। चेक करो 0 1 और 2, तो 1 आ गया यहां पर। तो अब अपन को सिर्फ 1 से कंपेयर करना है, 1 से ही चीजों को आगे बढ़ाना है। तो m का वैल्यू हो जाएगा -1 0 और +1, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू होना चाहिए। तो -1 0 और +1, 0 है यहां पर, राइट। तो अब देखो वापस से क्या करना है, वापस से अपन को एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। ये -1 के लिए, ये 0 के लिए, ये +1 के लिए, राइट। अब देखो अपन को क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रॉन है अपन पर्टिकुलरली उसके लिए बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल है। तो सेकेंड एंड फोर्थ दीज केसेस आर पॉसिबल। आ रहा है समझ में, कौन सा पॉसिबल होगा कौन सा नहीं होगा, कैसे ये अपन डिफाइन करेंगे, ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। एक और चीजों से एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो देखो कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए आप क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। देखो ऑप्शन है मेरे पास में, ये कुछ 7 क्वेश्चंस हैं और आपको बोला गया है कि ये ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं या नहीं है। तो देखो एक चीज समझो, सबसे पहले आप लोगों को शेल के बारे में पता है, शेल से आप सबशेल पता कर सकते हो, एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी है या फिर एफ सबशेल है, ये पता कर सकते हो। इसके बाद आप पता क्या करते हो, इसके बाद आप जो पता करते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, वो आप मुझे क्या बताते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताते हो, राइट। तो देखो यहीं से अपन को समझना है कि अगर आप एस सबशेल की बात करते हो तो आप मुझे बताते हो यहां पर एक ऑर्बिटल होना चाहिए, ऐसा ही बताते हो ना। अगर आप पी सबशेल की बात करते हो तो यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज आती हैं, तो आप बोलते हो कि यहां पर 3 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, राइट। ठीक है, अब इनका नाम क्या है, तो या तो अभी वो पी एक्स पी वाई ऐसा याद रखो, अदरवाइज सिंपल सा याद रख लो, एस सबशेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, एस ऑर्बिटल बोलते हैं। पी सबशेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल बोलते हैं। आसान भाषा में बोले भाई शर्मा जी का बेटा शर्मा जी तो होगा ना, उसके नाम के साथ में भी शर्मा ही फॉलो होगा, राइट। तो इसका मतलब अगर पी सबशेल से कोई ऑर्बिटल बने तो पी ऑर्बिटल्स, डी सबशेल से बनेंगे तो डी ऑर्बिटल्स, एफ सबशेल से बनेंगे तो एफ ऑर्बिटल्स, राइट। तो बस अपन को अब यहां पे देखना है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ऑर्बिटल्स बोल दिया, ऑर्बिटल्स के बारे में तो अपन ज्यादा जानते ही नहीं है, इतना नहीं सोचना है, बिल्कुल बेसिक लॉजिक पे काम करना है।
अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो अब अपन को इसको सॉल्व कैसे करना है वो एक बार अब अपन देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन में n इज इक्वल्स टू 1 और l इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि p के लिए आप सब जानते हो p सबशेल के लिए l का वैल्यू होता है 1, यही तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना। अब रियलिटी में चेक कर लेते हैं, ये तो गिवन डेटा है ना भाई, 1p का मतलब दैट इज द गिवन डेटा, ये 1p है। तो n इज इक्वल्स टू 1, तो l का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए, 1 तो होना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स ये होना चाहिए, ये रियलिटी है, ये ट्रू फैक्ट्स है, ये क्या है, ये ट्रू फैक्ट्स है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, तो इसका मतलब फर्स्ट जो अपन ने बोला है कि 1p जो है वो कैसा है, वो नॉट पॉसिबल वाला केस है, कि ये नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन है 2f। 2f का मतलब क्या होता है, n इज इक्वल्स टू 2 और l इज इक्वल्स टू 3, यही तो होना चाहिए ना। अब देखो ये अपना गिवन डेटा है 2f का, अब अपन तो सिंपल n इज इक्वल्स टू 2 होता है, तो l का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब वापस से अपन क्या लिखेंगे, 2f नॉट पॉसिबल। आ रहा है समझ में, कोई पॉसिबल कब होगा, जब गिवन डेटा और फैक्ट्स सेम हो जाएंगे। फैक्ट्स मतलब जो अपन लोगों ने अभी तक स्टडी करी है। चलिए अब इस पे आइए, 3D पे आइए, n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए ये तो गिवन डेटा है। अब n इज इक्वल्स टू 3 के लिए l का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो गिवन डेटा और फैक्ट वाला डेटा सेम हो गया, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। आ रहा है समझ में, आ जाइए 4s पे, तो n का वैल्यू हो गया 4, l का वैल्यू हो सकता है 0 या 1 या 2 या 3। ये क्या चीज है, ये फैक्ट है, मतलब थ्योरी है ये हमारा। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो n का वैल्यू 4 और l का वैल्यू 0, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। तो देखो गिवन डेटा और लिटरेचर वाला डेटा, फैक्ट वाला डेटा सेम हो गया, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इधर आ जाइए 3f, n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू व्हाट, l इज इक्वल्स टू 3, यही होना चाहिए। आप लोग आंसर बता दो वैसे ही, आई होप मुझे सुनाई दे रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो n इज इक्वल्स टू 3 होता है, तो l का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। आ जाइए 2D पर, है ना, तो 6 क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन में 2D गिवन है, मतलब n का वैल्यू 2 और l का वैल्यू भी 2, यही होता है ना। अब देख लो एक बार वापस से, आप लोग का आंसर है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि n का वैल्यू 2 होता है, तो l का वैल्यू तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। क्लियर, तो अपन बोलेंगे कि 2D भी क्या है, वो नॉट पॉसिबल केस है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन है 5p। 5p का मतलब आपको गिवन क्या है, n इज इक्वल्स टू 5 और l इज इक्वल्स टू 1। बेटा जी ये डेटा तो याद ही रखना पड़ेगा, l का वैल्यू 0 का मतलब, p का मतलब 3, p मतलब आ गया तो उसका लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, d आ गया तो क्या होगा, f आ गया तो क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये क्या है, ये हमारा गिवन डेटा है। अब रियल डेटा क्या है कि n इज इक्वल्स टू 5 है, तो l का वैल्यू या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 होना चाहिए, बस। अब देख लो इनमें से जो हमारा डेटा है वो 5 1 है, और क्वेश्चन को जब अपन ने सॉल्व किया तो भी 5 1 आ रहा है, दैट मीन्स 5p क्या है, ये पॉसिबल केस है। आ गया, क्लियर है, कौन सा केस पॉसिबल है कौन सा नहीं है, ये वाला पार्ट अपन को क्लियर हो रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो अब क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक इट इज क्वेश्चन नंबर 5, फ्लोरीन एटम, ओके, ऐसा लिखो, राइट डाउन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन एटम का अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स लिखना है। तो देखिए
फ्लोरीन एटम की अगर आपसे बात की जाए तो फ्लोरीन एटम के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर इज 9, ठीक है, मतलब इसके पास में 2 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर के फॉर्म में रहते हैं, राइट ना। पेयर मतलब हमेशा दो दो के ग्रुप में रहते हैं, और दो दो का ग्रुप का मतलब हो गया ऑर्बिटल में, कक्षक में रहते हैं। एक बार समझ लेते हैं। देखो भाई सिंपल सी बात है, फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, है ना, तो मुझे बस यहां से एक चीज पता चल गया कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेकंड शेल में आता है, बस मुझे तो इतना ही पता करना था। अभी मैं पता कर सकता हूं, देखना अभी बहुत इजीली पता चल जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि n का वैल्यू क्या हो गया 2, l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, दो वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। अगर दो वैल्यूज हो सकती है तो m की वैल्यूज क्या होंगी, m की वैल्यूज यहाँ पे होंगी 0, यहाँ पे आएंगी -1, यहाँ पे आएगी 0 और यहाँ पे आएगी +1, पक्का। अभी तक देखो 0 होता है इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज आई हैं, इसका मतलब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, पक्का, ठीक है। अब देखो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए। मैं यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा हूं, है ना, तो आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रूल का मतलब यहां पे 2 आएंगे कि पहले 1 आएगा, ये मैं रूल फॉलो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं क्वांटम नंबर्स को फॉलो कर रहा हूं फिलहाल, राइट। रूल्स हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो देखो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है जो सेकेंड शेल के अंदर में प्रेजेंट है, उसमें से 2 यहां पे प्रेजेंट है और 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, पक्का, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ यस और नो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये तो सारे पेयर्ड पेयर्ड और पेयर्ड है, तो अयुग्मित तो यही हुआ, है ना। तो अब देखो इसके लिए कितना सिंपल हो गया यार, n इज इक्वल्स टू 2, l का वैल्यू लिखा हुआ ही है, ठीक है, m का वैल्यू लिखा हुआ ही है, ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर अपवर्ड है, इसलिए इसका आंसर हो जाना चाहिए प्लस में हाफ। अब आपको ऐसा किसी के लिए भी बोल दे, आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या, राइट। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको दे दें तो आप लोग को ये करने आना चाहिए। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि अपन को समझ में आ जाए। वैसे लगभग क्वेश्चंस हो गए हैं, और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर एक्यूरेसी परफेक्शन वुड बी कमिंग इन योर हार्ड वर्क। तो चलिए 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए which is not true for n is equals to 5, m is equals to 3। ये 2 डेटा दे रखा है आपको और उसके लिए ऑप्शंस हैं, l is equals to 4, सेकेंड ऑप्शन l is equals to 0, 1, 3, s is equals to प्लस हाफ, थर्ड ऑप्शन है l इज इक्वल्स टू 3, फोर्थ ऑप्शन है ऑल आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, देखो अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा है, तो आप लोगों को क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। देखो कैसे, अभी समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1s2, 1s1, 2s2, 1s2, 2s2। देखिए कैसे करना है ये एक बार अपन चेक कर लेते हैं। बड़ा ही आसान काम है ऑलरेडी। अब अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे ना तो भी आप लोग इसके सही आंसर्स निकाल पाएंगे, आप लोगों ने इतनी मेहनत कर ली है। तो चलिए आप देखते हैं एक बार। आप लोगों को गिवन है n इज इक्वल्स टू 5, तो आप सब जानते हो l का वैल्यू क्या हो सकता है, इट में बी 0, इट में बी 1, इट में बी 2, इट में बी 3 एंड इट में बी 4, यही हो सकता है, राइट। अच्छा अब आपको बोला है कि m का वैल्यू क्या है, 3 होना चाहिए। तो m का वैल्यू 3 कब कब हो सकता है वो एक बार चेक कर लेते हैं, राइट। देखो अगर आप इस केस में देखोगे
L की वैल्यू 0, तो यहां पर M का वैल्यू क्या होगा 0। आप यहां देखोगे तो M का वैल्यू क्या होगा -1 0 n +1। यहां पे अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू क्या होगा -2 -1 0 +1 +2। अगर आप इसके लिए चेक करोगे तो यहां पे हो जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। मेरे को लगता है अगला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, काम वैसे ही हो जाएगा। देखो इसके लिए ट्रू बनाना है, तो इसके लिए ट्रू कब बनाया जा सकता है जब L का वैल्यू 4, तो L वैल्यू 4, तो इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब अपन छोड़ नहीं सकते। तो देखो इसके लिए क्या होगा -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और +4। तो देखिए जब L का वैल्यू 4 होता है, n = 5 के लिए L का वैल्यू 4 हो सकता है, हो सकता है। इसका मतलब n = 5 के लिए तो वो कंडीशन सही है। अब m = 3 आता है क्या, तो m = 3 आता है किसके लिए, L = 4 के लिए आता है, राइट। तो इसका मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है, ये कंडीशन तो ट्रू है। अब आ जाओ L की वैल्यू 0 1 और 3। L की वैल्यू 0 के लिए M का वैल्यू 0 ही आता है, आगे कंडीशन पढ़ना ही नहीं है। क्यों, L की वैल्यू 0 के लिए कभी भी M = 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है, ये नॉट ट्रू है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। L = 3, L = 3 पे आ जाओ। तो जब आप इस L = 3 के लिए बात करोगे तो -3 -2 -1 0 1 2 3, तो यहां पर भी तो 3 वैल्यू आ रहा है M का। तो इसका मतलब n = 5 के लिए M का वैल्यू 3 आएगा जब हम L का वैल्यू 3 ले लेंगे। इसका मतलब ये भी सही ऑप्शन है। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस में हम लोग इसको ऐसा पिक कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अब देखिए ऑल आर ट्रू, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, राइट। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जो ट्रू नहीं है, तो योर आंसर वुड बी सेकंड एंड फोर्थ। आ गया ना, जो कंडीशंस ट्रू नहीं है तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के पास हमें ये मालूम है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा किस में आता है, फर्स्ट शेल में तो आता है। तो देखो जब n का वैल्यू 1 होता है ना तो L का वैल्यू होता है 0, जब L का वैल्यू 0 होता है ना तो M का वैल्यू भी होता है 0, और M का वैल्यू 0 होने का मतलब होता है कि इसमें एक ही ऑर्बिटल है, पक्का। और L = 0 का मतलब होता है कि ये कौन सा सबशेल है, S सबशेल है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया है कि S सबशेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होता है, S ऑर्बिटल होता है, राइट। तो इन सबको मिला के मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1s। फर्स्ट शेल के S सबशेल के S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, केवल एक ही तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दैट मींस ये हो गया 1। तो 1s 1 शुड बी द आंसर, राइट। ये चीज अपन को क्लियर होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को काफी सारे काम तो या क्वेश्चंस क्लियर हो गए, तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों को जो डीपीपी दी हुई है आप उन्हें सॉल्व कीजिए, एंड दिस कंप्लीट्स योर क्वांटम नंबर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।